करेंगे। दिस वाज द तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। अगर आपको याद हो तरजागी की बेयरिंग कैपेसिटी कुछ लिमिटेशंस थी। दैट वाज फर्स्ट that the footing width should be less than or equal to the depth of the footing। अगर उसकी width उससे ज्यादा है तो bearing capacity different होगी, but it is calculated from the तरजागी equation। उसके अलावा जो लिमिटेशन है वो ये है कि कंसेंट्रिक लोडिंग के लिए है कि लोड आपका फुटिंग के सेंटर पे लग रहा है और वर्टिकल लोड है। अगर आपका लोड वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड हो गया है, और आपके स्ट्रक्चर सिस्टम में व्हेन यू हैव द फ्रेम स्ट्रक्चर, देन ड्यू टू द फ्रेम एक्शन आपकी जो कॉलम्स के ऊपर लोड है वो मूवमेंट्स भी आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो आपका लोड है इट विल नॉट रिमेन वर्टिकल, तो वो इंक्लाइंड हो जाएगा और एक्सेंट्रिक भी हो सकता है। तो इस लिहाज से आपकी जो तरजागी की इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो इसलिए फॉर सिंपल केसेस तरजागी इक्वेशन इज देयर, बट लेटर the researchers like the Meyerhoff, Hansen, Basic, so they proposed or they modified the same form of the equation, bearing capacity equation जो तरजागी की है, but they incorporated several factors with these three terms। ठीक है जी। तो this is known as a general bearing capacity। जैसे आपने देखा उसमें 3-4 शेप हमने इक्वेशन की फॉर्म बना ली थी, तो ये एक जनरल फॉर्म है बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन की, जिसमें इक्वेशन का स्ट्रक्चर वही है, CNC वही चीज है। Q बार जिसको मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली दिस इज गामा DF। ठीक है जी। बार का मतलब ये इफेक्टिव गामा के लिहाज से होगा, अगर वाटर टेबल है तो ये गामा DF है। NQ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, 0.5 गामा B N गामा, यहाँ तक तो ये वही टर्म है। बट in that case there are some other things which are multiplied with all these three terms। First is the S term, SC, SQ, S gamma। So you can say this is C term, this is gamma, a Q term, this is gamma term। So accordingly SC, SQ, S gamma क्या चीज है, are the shape factor, are the shape factor। ठीक है जी। आपकी जो फुटिंग है उसकी जो शेप है उससे ये फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल मल्टीप्लाई देयर। सो दिस इक्वेशन वी कैन नॉट से कि ये रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए है, सर्कुलर के लिए है, स्क्वायर के लिए है, ये जनरल इक्वेशन है। बट टू अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द फुटिंग यू विल कैलकुलेट SC, SQ, S gamma। देन जो तरजागी की इक्वेशन हमने कह रहे थे कि जी आपकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है इस एप्लीकेबल इक्वेशन जब तक आपकी फुटिंग की डेप्थ जो है वो B से कम हो या उसके बराबर हो। अगर आप डेप्थ नीचे ले जाएंगे तो बेयरिंग कैपेसिटी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो नहीं होगी जो एक्चुअली होनी चाहिए। तो इसलिए उस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए देयर इज ए डेप्थ फैक्टर D, DC, DQ, D gamma अकॉर्डिंगली तीनों टर्म्स के लिए। These are known as the depth factor। As I said, the load can not be always vertical, it can be inclined। If there is a horizontal फोर्स भी लग रही है आपकी फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है जी, मूवमेंट्स की वजह से हो सकती है। ठीक है जी। तो उस सूरत में आपका लोड जो है वो बिल्कुल फुटिंग के ऊपर वर्टिकल नहीं एक्ट कर रहा होगा, इट कैन बी स्लाइटली इंक्लाइंड टू आइदर साइड फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है जी। तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए दिस इज I factor which is known as inclination factor, IC, IQ, I gamma। GC is a ground factor based on slope। अगर आप जिसके ऊपर फाउंडेशन प्लेस कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड नहीं है, लेवल नहीं है, वो स्लोप है। ठीक है। और इसी तरह से B जो फैक्टर है, BC, BQ, B gamma आर द बेस फैक्टर। इंक्लिनेशन ऑफ बेस, आपकी फाउंडेशन इटसेल्फ फुटिंग का जो बेस है, मटेरियल जो आपकी शेप है वो बिल्कुल नीचे से प्लेन नहीं है, वो भी इंक्लाइंड है। ठीक है। तो ये जिसको मैंने रेड किया हुआ है, यू कैन लीव इट, इट्स नॉट वेरी कॉमन यू कैन से, बट द फर्स्ट थ्री फैक्टर S, D एंड I ये कॉमन हो सकते हैं। तो G और B फॉर द टाइम बीइंग हम इसको फॉर एग्जांपल छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन एग्जीक्यूट होगी, बट पहले आपको क्या करना होगा कि आप ये फैक्टर कैलकुलेट करेंगे S, D एंड I। और NC, NQ और N gamma जो फैक्टर हैं ये भी
वो इनकी इक्वेशन वो नहीं है जो तरजागी की है, दीज आर डिफरेंट, ठीक है जी। तो NC NQ माइनस वन कोटेंजेंट ऑफ फाई और NQ की ये इक्वेशन है कॉमन फॉर ऑल। ये दोनों फैक्टर, ये तीनों जो ऑथर हैं मेयरहोफ, वेजिक एंड यू कैन से दी हैंसन, उनके लिए बराबर है। और उसके बाद जो n गैमा फैक्टर जो तीसरी टर्म के साथ फैक्टर लग रहा है n गैमा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम all authors. Meyerhoff says that should be equal to this one, Hansen's like this, and Vazek here. So it means that for these three persons proposed these different factors, और उस आपकी जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में आप जाके इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये जो NC NQ N गैमा, जैसे मैंने ये जो पीछे दिखाया कॉमन है ये दोनों, तो ये वाले आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से भी, ये टेबल कैलकुलेट किया हुआ है डिग्री ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के साथ। NC NQ N gamma for M stands for Meyerhoff, N gamma H stands for Hansen and N gamma V stands for Vazek, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, और जो भी अप्रोच आप यूज करना चाह रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द Meyerhoff अप्रोच देन यू विल यूज दिस कॉलम, हैंसन के लिए ये, और ये कॉमन है। यू कैन सी तरजागी के बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिफरेंट थे। 0 डिग्री फ्रिक्शन एंगल के लिए दैट वाज 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी, 5.7 सॉरी 5.7, और दिस इज 5.14। तो ये टेबल डिफरेंट है, और जो तरजागी का टेबल है वो दैट इज डिफरेंट। शेप फैक्टर पे आ जाए, मेयरहोफ के जो शेप, डेप्थ और इंक्लिनेशन फैक्टर तीनों जिसकी मैं बात की, और अगर हम ये तीन ही फैक्टर लगाएं तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस विल टेक दिस फॉर्म, CNC SC DC IC प्लस Q bar gamma DF NQ SQ DQ IQ प्लस 0.5 gamma B N of gamma S gamma D gamma और I gamma। तो ये फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट शेप फैक्टर, यू कैन सी दिस वन, SC SQ S gamma। SC is 1 plus 0.2 kpb over L। kp is the coefficient of passive earth pressure। I hope कि आप पढ़ चुके हैं, और नीचे इसी पेज के लास्ट पे आप देख सकते हैं kp आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस 5/2, या इसको 1 प्लस साइन 5 ओवर 1 माइनस साइन 5 से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ पासिव अर्थ प्रेशर, b इज द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द फुटिंग, l इज द larger depth। for step footing you will take L is equal to 1 unit, और स्केयर के लिए ये फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि बराबर है, और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए डिफरेंट होंगे, तो ये SC कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एनी फाई, किसी भी फाई के लिए यूज हो जाएगा। SQ एंड S गैमा, SQ एंड S गैमा दोनों इस फॉर्म से यूज करेंगे, बट वो कह रहा है कि जब फाई की वैल्यू 10 से ज्यादा हो, जनरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए ये फैक्टर आता है, और 10 से कम है तो वो हम इस कैटेगरी में इसको ले जाते हैं, दोनों फैक्टर हम 1 ले लेंगे। प्योरली 0 के लिए है, बट अगर 2, 4, 5 डिग्री भी है 5, उसको इग्नोर किया जा सकता है। इट मीन्स कि उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट उस वक्त आएगा जहां ये 10 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो ये शेप फैक्टर कैलकुलेट हो जाएंगे। डेप्थ फैक्टर DC 1 plus 0.2 kp under root d over b। d is the depth of the footing, b is the width of the footing। dq d gamma दोनों बराबर हैं, ठीक है जी, ग्रेटर देन फाई इक्वल टू 10 डिग्री दिस इक्वेशन से, और अगर फाई 0 है तो दोनों 1 ले। उसके बाद इंक्लिनेशन फैक्टर फ्रॉम द वर्टिकल, v जहां नजर आ रहा है आपको वर्टिकल लोड है, अगर ये आपका लोड वर्टिकली एक्ट कर रहा है तो ये I फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है जी। एंड इफ इट इज इंक्लाइंड टू दिस साइड और दिस साइड, ठीक है जी, तो उस सूरत में आपका इस तरह कैलकुलेट होगा, और वो लिख रहा है कि थीटा जो है, इंक्लिनेशन जो आपका एंगल है वो फाई से कम रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो से कम ही होगा फाई। तो IC/IQ 1 माइनस थीटा ओवर 90 स्क्वायर, I गैमा 1 माइनस थीटा ओवर फाई, ठीक है जी, फाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और I गैमा जो है वो 0 होगा इफ अगर आपका फाई जो है वो 0 है। तो ये मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत साइंस वाली बात तो नहीं है। मेयरहोफ ने
साइंटिफिक काम तो कर लिया हमने, सिर्फ इसको यूज ही करना है। तो इस टेबल से आप कैलकुलेट कर लेंगे। हैंसन्स का मेथड अगर हम यूज करें तो शेप फैक्टर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, SC/SQ/X गामा, B/L फुटिंग की डायमेंशंस हैं, NQ/NC टेबल से ले लेंगे तो ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। हैंसन्स की मेथड, सॉरी हैंसन की बात कर रहे हैं, ये उसकी शेप फैक्टर थे, ये डेप्थ फैक्टर। डेप्थ फैक्टर में उसने दो डिविजन्स की हुई हैं, DF/B, डेप्थ ऑफ द फुटिंग ओवर विड्थ ऑफ द फुटिंग, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 मींस कि उसके बराबर तक है या उससे कम है तो ये वाला पार्ट यूज करेंगे, जो कि जनरली इज द केस। आम जो फुटिंग है हमारी, आपकी डेप्थ B से कम ही होती है या मैक्सिमम बराबर हो रही होती है। लेकिन अगर आपकी फुटिंग डीप जा रही है, नीचे रख रहे हैं, तो उस सूरत में आपका ये होगा। तो एक चीज आप इसको ज़हन में रखें कि फॉर एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो डीप है, व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, तो आपकी जो डेप्थ है वो पिछली जो हमारी डिस्कशन है उस ज़हन में रखें कि ये डेप्थ आपकी ग्राउंड सरफेस से होगी। चाहे आपने फुटिंग जो है वो बाद में कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको आपने 1 फीट 2 फीट ही बैकफिल वापस किया हुआ है या बिल्कुल बैकफिल नहीं किया, बट व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी आपका रेफरेंस जो है वो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है जी। तो जहां से आपने आपका ग्राउंड लेवल है और फुटिंग कहाँ नीचे जाके प्लेस होगी, ये डेप्थ बेयरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन में ये वाली यूज होगी। जब आप बेयरिंग प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होंगे, जैसे मैंने पिछली डिस्कशन में हमने देखा, तो उसमें जो आपका D यूज होगा ओवरबर्डन का इफेक्ट फुटिंग के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए इन कैलकुलेशन ऑफ द बेयरिंग प्रेशर, उस सूरत में आप एक्चुअल एम्बेडमेंट जो डेप्थ है फुटिंग की वो यूज करेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा डेप्थ फैक्टर। वेजर की बात करें तो वो ये फैक्टर तो आपके पास आ गया। शेप एंड डेप्थ फैक्टर सेम एज दैट ऑफ हैंसन्स मेथड, ठीक है। इसमें शेप और डेप्थ फैक्टर जो है वो वही है जो कि ये वाले और ये वाले, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। इंक्लिनेशन फैक्टर फॉर बोथ हैंसन एंड वेजिक मेथड्स आर डिफरेंट, सी बाउल्स बुक। However, for simplicity, use Meyerhof inclination factor at this level. तो मैंने उसमें ऐड नहीं किए, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो बाउल्स की इक्वेशन बुक है उसमें बेयरिंग कैपेसिटी का चैप्टर है, मेरा ख्याल चौथा या पांचवा, तो उसमें अगर आप देखें तो इंक्लिनेशन फैक्टर हैंसन मेथड के वेजिक मेथड के वो डिफरेंट हैं हर एक के, और शेप फैक्टर इन दोनों के और डेप्थ फैक्टर सेम है। बट एनीवे फॉर दिस प्रैक्टिस वी मे रेफर टू the Meyerhof for inclination factor। तो ये तो जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन थी, और मोस्टली वी शुड यूज दिस वन बिकॉज आपका जो केस हो सकता है उसमें आपकी जो फुटिंग्स हैं वो उसमें वो assumptions नहीं हो रही होंगी जो कि तजावी की इक्वेशन में है, बट स्टिल वी विल सी लेटर बाय comparing the results of all these methods that there is not much difference। डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है बिकॉज देयर इज अ सेफ्टी फैक्टर, थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस हो भी रहा है अल्टीमेट में, तो आफ्टर अप्लाइंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोई इतना फर्क नहीं है। तो दैट्स व्हाई स्टिल जो तरजागी की इक्वेशन है वो बहुत पॉपुलर है बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, उसमें कोई शेप फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर वो नहीं है। तो बेयरिंग कैपेसिटी फॉर शियर फेलियर क्राइटेरिया के लिए हम उससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर आपकी ग्राउंड की कंडीशंस बेहतर हैं, बहुत सॉफ्ट ग्राउंड कंडीशन नहीं है, तो जनरली शियर फेलियर का इशू नहीं होता। जो द क्राइटेरियन व्हिच विल गवर्न द जो टेक्निकल डिजाइन दैट विल बी द सेटलमेंट बेस। तो सेटलमेंट बेस जो है वो ज्यादा क्रिटिकल होगा अगर आपकी ग्राउंड की कंडीशन एवरेज से ऊपर है। ठीक हो गया जी। तो ये तो था। इसके साथ ही एक और जो चीज आ सकती है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द लोडेड फुटिंग्स, ठीक है जी। ये भी इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट हमें करना पड़ जाता है बाद दफा कि आपकी जो फुटिंग है इट्स नॉट बीइंग लोडेड कॉन्सेंट्रिकली, सेंटर के ऊपर लोड नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल फुटिंग जो है वो B है, ये मैं प्लान दिखा रहा हूँ, एंड ये लेंथ है फुटिंग की, ये फुटिंग है दिस वन,
दिस इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द फुटिंग ए जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये आपकी फुटिंग का ज्योमेट्रिक सेंटर है। लोड इसके ऊपर अगर लग रहा है तो हम कहेंगे दिस इज द कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, ठीक। लेकिन ड्यू टू द मूवमेंट, लोड जो है वो एक तरफ से अगर मूवमेंट आ रहा है एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है, जो कि फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉमन है जब आपकी बीम्स वहां पे रिजिडली जॉइंटेड है, ठीक है जी। तो उस सूरत में आपके कॉलम जो है वो कॉन्सेंट्रिकली लोडेड नहीं रहेंगे, वो एक्सेंट्रिक हो जाएंगे, ठीक है जी। इस केस में अगर आप देखें तो आपका जो लोड है ये आपका वाई एक्सिस है, और ये अगर एल की डायरेक्शन में, सॉरी बी की डायरेक्शन में ये एक्स है, इसको मैं एक्स कह दूं, ये वाई डायरेक्शन है। तो आपका ये लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है जी। तो ये हो सकता है लोड यहाँ से शिफ्ट होके इस एक्सिस के ऊपर इधर आ जाए, इस एक्सिस के ऊपर इधर आ जाए। अगर तो ये लोड आपका इस एक्सिस पे शिफ्ट कर रहा है एक्स के अलोंग, तो आप कह रहे हैं कि ये आपका एक्स मूवमेंट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मूवमेंट लग रहा है, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे मूवमेंट लग रहा है, ऐसे इधर से ऐसे, तो आपका लोड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर लोड आपका यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ इधर को लग रहा है, तो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दिस इज नोन एज ए वन वे एक्सेंट्रिसिटी। अगर आपकी एक्स डायरेक्शन में एक्सेंट्रिक हो रहा है या वाई डायरेक्शन में एक्सेंट्रिक हो रहा है, तो एक्स के लॉन्ग जितनी एक्सेंट्रिसिटी है वो लिखा हुआ है ई एक्स लिख सकते हैं, या ई बी उसने लिखा है क्योंकि ये बी की डायरेक्शन है, तो ई बी। ई स्टैंड्स फॉर एक्सेंट्रिसिटी, बी जिस डायरेक्शन में एक्सेंट्रिसिटी है, ठीक है जी। और ये ई सब एल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका ई एल 0 हो ये वाला, और आपका लोड यहाँ पे लग रहा हो, तो इसको ई बी होगी, वन वे एक्सेंट्रिसिटी है। या आपका लोड यहाँ पे लग रहा हो तो उस सूरत में आपकी ई एल होगा और ई बी 0 होगा। ये जो सिचुएशन आपके सामने है, दिस इंडिकेट्स द टू वे एक्सेंट्रिसिटी, कि आपकी ये एक्सेंट्रिसिटी भी है और एल डायरेक्शन में भी एक्सेंट्रिसिटी है, और आपका ये लोड है, ठीक है। Now, in this situation, what will happen that if this is the footing total, ठीक है जी, तो अगर आपका ये लोड यहाँ पे लग रहा है, तो उस सूरत में जो इफेक्टिव एरिया है जो फुटिंग का, जो कंट्रीब्यूट करेगा आपकी स्टैटिक बेयरिंग कैपेसिटी की तरफ, वो टोटल फुटिंग का प्रेशर नहीं, फुटिंग का एरिया नहीं होगा। दैट विल बी दिस एरिया विच मैंने वाइट शेडेड हुआ है, ठीक है जी। इसका कंसेप्ट ये है कि जहां पे आपका ये लोड लग रहा है इस वक्त एक्सेंट्रिसिटी के बाद, ये पॉइंट जो है वो सेंटर में हो जाए, और इसको सेंटर रखते हुए जो एरिया इसमें आएगा दैट विल बी दिस एरिया। तो ये वाइट एरिया के लिए ये पॉइंट जहां पे लोड लग रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तो इट मींस इन द कैलकुलेशन ऑफ द बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, इन द जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन जो पीछे हमने अभी डिस्कस की है, उसमें जब बी हम यूज करेंगे तो ये बी डैश यूज करेंगे और एल डैश यूज करेंगे। वो किस तरह से मालूम होगा? वो सिंपल है, डिटरमिन द इफेक्टिव डायमेंशन एज, ये हम आप अपनी छोटी सी एक डेरिवेशन से आप दिखा सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आपने इस लोड को वो एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया के लिए ये पॉइंट सेंटर हो, तो ये वाला होगा, ठीक है जी। तो टोटल आपका जो बी है ये वाला, ठीक है जी, तो बी -2EB, तो बी में से -2BEB हम बाहर कर देंगे, तो दिस विल बी द बी डैश। इसी तरह से जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फुटिंग होगी दैट विल बी एल डैश एंड इट विल बी इक्वल टू L -2E, ठीक है जी। तो ये आप इजीली हम बता सकते हैं कि ये आपका B/2 है यहाँ तक, और ये वाला जो है B'/2 है, और ये EB है। तो ये आप चीज साबित कर सकते हैं कि B डैश जो है वो B -2EB होगा और L डैश -LB होगा। तो इफेक्टिव फुटिंग एरिया विल बी A डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू L डैश, ठीक हो गया। और जब आपका लोड जो हमारा हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे फुटिंग का, तो दैट विल बी Q जो लोड है डिवाइडेड बाय A डैश। अब एरिया जो है वो इफेक्टिव एरिया से डिवाइड करेंगे। तो टू कैलकुलेट बेयरिंग कैपेसिटी इन द प्रीवियस जो हमारी डिस्कशन हुई है, उसमें एक्सेंट्रिसिटी का इफेक्ट हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे? वेरी सिंपल, कि आप क्या करेंगे, इफ यू आर नोन कि आपकी जो फुटिंग है उसके ऊपर एक्सेंट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू मुझे पता है कि बी डायरेक्शन में और एल डायरेक्शन में, ठीक है जी, तो मैं उस पर बी डैश और एल डैश मालूम कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं
बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। एंड इन ऑल कैलकुलेशन, इसमें मैंने ये पीछे देखा आपने, ये वाले फैक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं D/B, ठीक है जी, इधर आपका L/B/L आ रहा है, तो ये मैं B डैश और L डैश हमने पहले कैलकुलेट कर लिए, और फिर ये सारे फैक्टर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उस वक्त B डैश और L डैश हम यूज करेंगे, ठीक होगी बात, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी। लेकिन फुटिंग जो है वो एक्चुअली फील्ड में जो कंस्ट्रक्ट होगी दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड विद दिस डायमेंशन B और L, ठीक है जी। तो एक्चुअल फुटिंग ये वाली कास्ट होगी, लेकिन फुटिंग जो हम बेयरिंग कैपेसिटी के लिए यूज करेंगे वो ये है, वो रिड्यूस्ड डायमेंशन होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होगा बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर, कि आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इफेक्ट क्या होगा बेयरिंग कैपेसिटी एक्सेंट्रिसिटी का फुटिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो आप यहां से देख सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर अंडर एक्सेंट्रिक फुटिंग। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो फुटिंग के ऊपर बेयरिंग प्रेशर है, जो ऊपर से फुटिंग एक्सर्ट करेगी टू द सॉइल, एंड द सेम रिएक्शन विल बी डेवलप इन द ग्राउंड। अगर आपका स्टैटिक लोड है, कंसेंट्रिक है, और फुटिंग आपकी रिजिड है टू सम एक्सटेंट, जो कि हम अज्यूम कर सकते हैं, तो उस की जो P/A है वो हम यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं। आपकी अगर मैं यहां से लेकर यहां से लूंगा, अगर वर्ट आपका लोड यहां लग रहा है तो आपका ये सेम हो गया ऑर्डिनेट। बट इफ देयर इज एक्सेंट्रिसिटी, दिस इज नोन एज वन वे एक्सेंट्रिसिटी, EB, इस डायरेक्शन में लोड आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे विद EB, ठीक है। अब अगर लोड आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है जी, तो जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिस विल बी दिस, ठीक है जी। इन दिस Q मैक्स बेयरिंग प्रेशर, और दूसरी तरफ जो है वो Q मिनिमम होगा। तो इस सूरत में आपका जो प्रेशर है इट विल बी नो मोर यूनिफॉर्म, इट विल बी मैक्सिमम टू दैट साइड विद यू कैन से लेसर डायमेंशन, और जिस तरफ से एक्सेंट्रिसिटी जिस तरफ को हो रही है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, दूसरी तरफ अपोजिट फेस के ऊपर प्रेशर कम होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? Q मैक्स और Q मिनिमम ये नीचे लिखा हुआ है कि आप पता कर सकते हैं। Q/A, the total load which is coming on this footing, A is the original area, ठीक है जी, 1 plus 6 E/B, ठीक है जी। E is the amount of eccentricity, ये वाली EB इसको कह रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह से आपके पास ये Q मैक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये ऐड देखिए, सिंपली अगर ये E ना हो तो Q/A होगा फुटिंग का प्रेशर, बट ड्यू टू the eccentricity this part is going to be added, so this amount is increasing. And on the other hand, the same factor will be subtracted from Q/A minus 6E/B. So this will be at point A. At this point, this will be minimum pressure, and at point B here, it will be maximum point. This is for one-way eccentricity. This is two-way eccentricity. That point is load is being acted here, EB and EL, two-way eccentricity. और इस केस में जो आपका मैक्सिमम प्रेशर है, जो कि ये वाला ऑर्डिनेट इस तरफ से आएगा, ठीक है, तो दैट विल बी Q1 plus 6 EB/B plus 6 into EL/L, और मिनिमम दिस वन होगा। अब आपकी जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो आपका ये मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर है ना, Q मैक्सिमम, और इस केस में आपका ये लाइन है जिसके ऊपर आपका लोड जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो इट मींस D पॉइंट विल बी हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंड C पॉइंट विल बी हैविंग द मिनिमम प्रेशर। तो अब आपने जब ग्राउंड की बेयरिंग कैपेसिटी मालूम कर ली है, तो ये बेयरिंग प्रेशर आपका इस तरह से डेवलप होगा, तो हमें ये जो Q मैक्स है, आपकी बेयरिंग कैपेसिटी किसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी, Q मैक्स को या Q मिनिमम को? Q मैक्स को, ठीक है जी। तो इन दैट केस यू विल कंपेयर योर बेयरिंग कैपेसिटी विद दिस Q मैक्स। तो दैट्स द इशू कि अगर आपका लोड इनिशियली तो कॉन्सेंट्रिक था और किसी वजह से एक्सेंट्रिसिटी डेवलप हो गई है, तो जैसे जैसे सेटलमेंट होती जाएगी एक साइड को, आपका जो एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी और Q मैक्स बढ़ता जाएगा। तो दैट्स वाई इस एज के ऊपर B की तरफ आपका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इफ इट एक्सीड्स दी जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है ग्राउंड की नीचे, तो आपका फेलियर हो सकता है, क्लैप्स हो सकता है। EB and EL should be less than B/6
and L/6 respectively to avoid negative pressure under the footing in case of one way or two way. तो ये एक चीज लिखी है जो Q मिनिमम है कि अगर आपकी ये एक्सेंट्रिसिटी इस तरह को बढ़ती जाएगी तो एक स्टेज आएगी कि ये मिनिमम प्रेशर 0 हो जाएगा और उसके बाद फुटिंग आपकी ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम जिसके ऊपर आपकी एक्सेंट्रिसिटी हो सकती है B/6, अगर B/6 के बराबर ये वैल्यू हो जाए तो आपका ये 0 हो जाएगा और उसके बाद ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उस केसेस के लिए कैसे हैंडल करेंगे, दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ एट दिस डिस्कशन। तो ये एक्सेंट्रिसिटी है, लेकिन जस्ट आई वांट टू से कि इसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी। वेरी सिंपल, एट द स्टेज, एट द इनिशियल स्टेज आपको एक्सेंट्रिसिटी का अगर पता है तो उसमें से आप B' और L' मालूम कर लेंगे और रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आप करेंगे बाय यूजिंग द मॉडिफाइड फुटिंग डायमेंशंस। ये तो बेयरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन थी। अब आपने जी सर ये जो पिछले क्वेश्चंस हैं इसमें B और L, इसमें B' और L' यूज करेंगे या ये B और L? नहीं, ओरिजिनल लिखा हुआ है तो बस वो ओरिजिनल डायमेंशंस, these are the original dimensions, L, B और L, not B' और L'। ठीक है सर। There are two design criteria, इसके हम जैसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि we will calculate the bearing capacity with respect to shear which we are कैलकुलेटिंग लास्ट टाइम किया और आज भी इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू है QNS और QS, ये बेयरिंग कैपेसिटी है ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू शियर। दिस विल गारंटी कि आपकी ग्राउंड विल नॉट फेल इन शियर एट द फुटप्रिंट ऑफ द फुटिंग इररिस्पेक्टिव दैट हाउ मच सेटलमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देयर आर टू डिजाइन क्राइटेरिया, शियर फेलियर क्राइटेरिया, द लोड इम्पोज्ड ऑन द अंडरलाइंग सॉइल tends to shear the soil along a rupture surface in a similar manner as the shear failure in a slope. The criterion for the design is that the ratio of the shear strength of the soil to the maximum value of the mobilized shear stress must not exceed an appropriate factor of safety, generally 3. तो ये लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए you will calculate the bearing capacity of the ground based on shear failure, तरजागी की इक्वेशन या जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन यूज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। द सेकंड क्राइटेरिया इज द सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है जी। हम ये भी चेक करना है कि द फुटिंग डिजाइन शुड बी सच दैट द अप्लाइड प्रेशर मस्ट नॉट एक्सीड परमिसिबल टोटल सेटलमेंट जनरली एज गिवन बिलो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो सेटलमेंट की लेवल है सेटलमेंट का, दैट कैन बी स्पेसिफाइड फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फ्रॉम फाउंडेशन टाइप टू फाउंडेशन टाइप, and generally the designer may specify, but for general purpose these are the some guidelines. Office buildings or general buildings, inches में हम बात करें तो 0.5 to 2, 1 is the most common value, ठीक है जी। तो शैलो फाउंडेशन के लिए जो आपकी स्प्रेड फुटिंग्स हैं जिसमें स्टिफ फुटिंग है, आइसोलेटेड स्टिफ है, स्केयर है, सर्कुलर है, जो अलग-अलग फुटिंग है, इसको हम स्प्रेड फुटिंग या स्प्रेड फाउंडेशंस कह देते हैं। जनरली 1 इंच इज द लिमिट फॉर परमिसिबल सेटलमेंट और 25 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो कॉमन वैल्यू 25 इज द कॉमन वैल्यू। हैवी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स 1 to 3, ठीक है जी, और 25 to 75 रेंज हो सकता है, ठीक है जी। ब्रिजेस 2 इंचेस, मैट और रैफ्ट बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो जनरली 50 मिलीमीटर्स और 2 इंचेस इज द लिमिट। ये टोटल सेटलमेंट है। टोटल सेटलमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट द डिफरेंशियल सेटलमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज जो टोटल सेटलमेंट है वो सर्विसेबिलिटी के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रक्चर अगर आधा मीटर जो है वो नीचे ग्राउंड से सेटल कर जाए तो आपके सारे जो एंट्रेंस लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो सर्विसेबिलिटी आपकी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये गारंटी दे दें कि टोटल सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, हर जगह से सेम सेटलिंग, और जितनी चाहे एक्सीड कर जाए हाफ मीटर तक भी हो जाए तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरली उसको कुछ नहीं होगा इफ द सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म।
आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्टॉर्शन उस वक्त आती है या क्रैक्स उस वक्त आने शुरू होते हैं व्हेन देयर इज अ डिफरेंशियल सेटलमेंट, एंड इट्स द मोस्ट कॉमन. द buildings or structures never settle uniformly because the support of the buildings, which is the soil, is not a made ground, it's a natural ground, it's not uniform. उसकी property uniform नहीं है, ठीक है जी. उसकी conditions may not remains uniform. Sometimes water may ingress in one part of the ground and it loses strength. So when different elements settle with different amount, so this is known as a differential settlement. ठीक है. डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो उसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर में एंगुलर डिस्टॉर्शन आ जाती है, और एंगुलर डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करना पड़ता है फॉर कंट्रोलिंग द क्रैक्स. और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू कैन से स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा जैसे ओवर एल. तो ये डेल्टा जो है, कैपिटल डेल्टा जिसको ट्रायंगुलर बताया गया है, डिफरेंशियल सेटलमेंट है. L is the distance between the two footings or points. For example, एक पॉइंट जो है वो हाफ इंच सेटल करता है और दूसरा पॉइंट जो है वो 1 इंच सेटल करता है. तो इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0.5 होगी, जो कि जिसको डिफरेंशियल सेटलमेंट हम कहेंगे. उनके दरमियान में जो स्पेस है वो L है. फॉर एग्जाम्पल, वो दोनों फुटिंग्स जो हैं वो 20 फीट अपार्ट हैं या 100 फीट अपार्ट हैं या 200 फीट अपार्ट हैं. तो उस सूरत में डेल्टा ओवर एल हम करेंगे तो डिस्टॉर्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी एज द स्पेसिंग बिटवीन द टू फुटिंग इज मोर. ये आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऊपर वाले स्केच में. स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रक्चरली इज ओके, बट सर्विसबिलिटी विल बी अफेक्टेड. तो ज्यादा अगर सेटल कर जाएगा तो आपके लेवल्स, फ्लोर लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, बट स्ट्रक्चर को कोई मसला नहीं हुआ. टिल्ट विद नो डिस्टॉर्शन, ठीक है जी. अगर आपकी स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक रैफ्ट फाउंडेशन प्लेस की हुई है और ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, इवन देन डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गई है, आपकी स्ट्रक्चर टिल्ट कर गई है, बट स्टिल स्ट्रक्चर इज ओके. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी स्ट्रक्चर रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है, आरसीसी है. तो उस सूरत में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट अगर होते भी है तो स्ट्रक्चर में टिल्ट, बट स्ट्रक्चरली इट विल रिमेन देयर. डिस्टॉर्शन इसमें नहीं आएगी. लेकिन थर्ड केस जो है ये वो है जो मिशनरी है या आपकी स्ट्रक्चर जो है वो नॉट रिजिड एनफ. तो इस सूरत में व्हेन देयर इज अ डिफरेंशियल सेटलमेंट तो डिस्टॉर्शन आपकी ये जो आप देख रहे हैं विंडो और ये जो गैप्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से क्रैक्स आ जाएंगे. ठीक है. तो दैट्स व्हाई कि आपकी जो मिशनरी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अगर सेटलमेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है आफ्टर सर्टन लेवल क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. तो एंगुलर डिस्टॉर्शन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन बिल्डिंग. The allowable limit of the distortion are given in the next table. तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? वो डिस्टॉर्शन की लिमिट से कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल ये आप देखें, ये जिसको थीटा ओवर यू लिखा है वो वही है जिसको मैं स्मॉल डेल्टा आप कह लें डिस्टॉर्शन है 1/25. ठीक है जी. तो ये 1 डिफरेंशियल सेटलमेंट है और 25 जो है वो स्पेसिंग है. यूनिट लेस है. अगर ये 1 इंच है तो ये 25 इंच है. अगर ये 1 मीटर है तो 25 मीटर है. तो आप देख सकते हैं कि स्टील टैंक्स, जो स्टील की स्ट्रक्चर है उसमें आपकी डिस्टॉर्शन की वैल्यू काफी आप अलाउ कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपकी रिजिड है. ठीक है जी. इसी तरह से ब्रिजेस हैं. और अगर मैं बिल्डिंग्स के केस में आ जाऊं, ठीक है जी, तो buildings that are very tolerant of differential settlement such as industrial with corrugated steel siding and no sensitive interior finishes 1/250. Typical commercial and residential buildings 1/500. Generally 1/300 हम इसको ले लेते हैं 1/300 तक. तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आपके 2 कॉलम्स 500 फीट अपार्ट हैं तो उसमें 1 फीट की अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगी तो डिस्टॉर्शन अपीयर नहीं होगी, मींस क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे. तो उसके लिए आपको ये जो 1 है ये डिफरेंशियल सेटलमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा. स्पेसिंग तो आपकी फिक्स है, वो तो आपने आर्किटेक्चरल प्लान बनाया हुआ, तो आप ये डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो कंट्रोल करके तो ये लिमिट यूज करेंगे. 500 मेरे पास है, यहाँ से मैं डिफरेंशियल सेटलमेंट मालूम कर लूंगा और
ये मैं लिमिट लगा दूंगा कि आपकी जो सेटलमेंट है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटी सी एग्जांपल उसने दिखाई हुई है। A steel frame office building has a column spacing of 20 feet. स्टील फ्रेम है, उसमें जो स्टील के कॉलम्स होंगे वो 20 फीट अपार्ट हैं। इट इज टू बी सपोर्टेड ऑन spread footings founded on a clay soil. What are the allowable total and differential settlement? ठीक है जी, इस केस में वो कह रहा है कि टोटल और डिफरेंशियल सेटलमेंट की लिमिट्स क्या होंगी। तो पिछले टेबल से हमने देखा कि उसने कहा कि जो टोटल सेटलमेंट है वो 1 इंच हम ले लेते हैं। तो उसने यही कहा पर टेबल 2.1 यूज डेल्टा ए दैट इज द टोटल सेटलमेंट, तो हमने फिक्स कर ली 1 इंच। जैसे मैंने कहा कि कॉमन बिल्डिंग के लिए 1 इंच लेते हैं। पिछले टेबल से हमने जो अलाउएबल डिस्टॉर्शन है इस केस में 500, ये वाली उसने सेलेक्ट कर ली 500। ठीक है जी, तो ये आपने आपकी कंट्रोलिंग इक्वेशन है। ठीक है जी, 1/500 इंटू स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास डिफरेंशियल सेटलमेंट आ जाएगी 0.4 और 0.5 इंच। तो इस स्ट्रक्चर के लिए जो आपकी सेटलमेंट की लिमिट्स हैं वो आपने ये डिफाइन कर दी हैं कि ये टोटल सेटलमेंट किसी कॉलम की या किसी एलिमेंट की 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो दो एडजेसेंट कॉलम्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है उनका फर्क भी 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट और ऑल द एलिमेंट इज लेस देन 0.5 और ये टोटल सेटलमेंट 1 इंच या उससे कम है तो यू कैन कंट्रोल द डिस्टॉर्शन। इस लिमिट्स में अगर सेटलमेंट होती हैं तो आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी और क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आपकी लिमिट्स इससे बढ़ती हैं तो क्रैक्स में, तो ये सेटलमेंट बेस्ड बेयरिंग कैपेसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, शीयर वाली कर ली, और लास्ट की जो स्लाइड है हमारी वो अलाउएबल सॉइल प्रेशर इन फुटिंग। अब आपने ये बताना है कि आपकी फुटिंग के ऊपर जो अलाउएबल प्रेशर है वो कितना आप डाल सकते हैं, जिसकी हमने पीछे बात की थी कि जो फुटिंग प्रेशर वो बेयरिंग कैपेसिटी के बराबर आप दे सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं। सो अलाउएबल सॉइल प्रेशर फॉर फुटिंग डिजाइन is obtained as the worst case of soil pressure या soil bearing capacity with respect to shear failure criteria and permissible settlement. The allowable soil pressure is generally reported as the net increase in soil pressure that can be allowed in addition to currently existing overburden at the foundation level. तो ये मेरा ख्याल हमने पीछे मैंने क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश कर दी है कि जनरली जब हम कहते हैं दिस इज द अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया, तो ये कंफ्यूजन छोड़ जाती है। तो अक्सर फिर आपको अप्रोच किया जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरफ से, जो आपने जो बेयरिंग कैपेसिटी दी हुई है ये टोटल बेयरिंग कैपेसिटी है, इसमें जितना ओवरबर्डन ऊपर आ रहा है मैं उसमें से ये माइनस करूं या ना करूं। ठीक है जी, तो आपको उसमें क्लियरली बताना चाहिए। जनरली हमें नेट अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी दे देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो जो अमाउंट होगी उसको यूज करते हुए यू कैन प्रोपोर्शन द फुटिंग के साइज निकाल लेंगे। बट इफ यू हैव गिवन द ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी वो भी कोई हर्ज नहीं है। उस सूरत में जो आपका जिसने अप्लाई करना है स्ट्रक्चरल इंजीनियर मोस्ट ऑफ द टाइम होपफुली में ज्यादातर लोग वही हैं, तो उस सूरत में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अब आप डिपेंडिंग अपॉन द 3 केसेस हमने जो किए कि अगर आपकी फुटिंग ने वापस बैकफिल हो जाना है तो जो बेयरिंग कैपेसिटी ग्रॉस दी हुई है आप उसमें से माइनस कर देंगे गामा डीएफ, और जो बाकी बचेगी उसको हम यूज करेंगे फॉर प्रोपोर्शनिंग द फुटिंग। और अगर आपकी फुटिंग ने बैकफिल नहीं होना तो फिर ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी को आप इक्वेट कर सकते हैं टू द नेट फुटिंग प्रेशर, और अगर पार्शियली है तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया था। तो दिस इज अबाउट the evaluation of the bearing capacity with respect to shear failure.